और ये सब सिर्फ मेरे लिए। सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर, भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। बड़े फैसले, कम हुए फासले। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह है। इस एक साल में दशकों से लंबित ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ है जो देश के गौरवशाली इतिहास में एक नासूर बनी हुई थी। साथ ही जनहित में ऐसे बड़े फैसले भी लिए गए जिसने देशवासियों और श्रेष्ठ व सशक्त भारत के निर्माण के बीच के फासलों को कम कर दिया। मोदी सरकार में विकास की यात्रा अविरल है और इस कड़ी में लिए गए बड़े फैसलों की फहरिस्त भी लंबी है। जल शक्ति मंत्रालय 31 मई 2019 को देश में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। नए मंत्रालय के गठन का उद्देश्य साफ है कि साल 2024 तक देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंच सके, लोगों को बूंद बूंद पानी को न तरसना पड़े और ग्रामीणों तथा साफ पानी के बीच मीलों के फासलों को मिटाया जा सके। किसान सम्मान निधि का विस्तार 1 जून 2019 को मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार करते हुए सभी किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लिया। अब देश के हर किसान को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। 3 तलाक 30 जुलाई 2019 महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ जब देश की संसद ने 3 तलाक बिल पारित किया। मोदी सरकार का महिलाओं के प्रति सम्मान और उन्हें बराबरी का अधिकार देने की प्रतिबद्धता के चलते ही मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मिली मुक्ति। आज देश में 3 तलाक गैर कानूनी है और इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 और 35A निष्क्रिय। 5 अगस्त 2019 स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम दिन है जिसने अखंड भारत की अवधारणा को साकार कर दिया। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर और देश के अन्य लोगों के बीच के फासलों को मिटा दिया। देश का संविधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हुआ और वहां के हर नागरिक को देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार मिलने लगे। 2 झंडों का प्रावधान खत्म हुआ और अब प्रदेश में पूरी शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। किसानों व छोटे व्यापारियों को पेंशन। 12 सितंबर 2019 का दिन किसानों और छोटे व्यापारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लघु और सीमांत किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाओं की शुरुआत की, जिसके तहत इन्हें मामूली अंशदान करने पर 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित हो सकी। मोदी सरकार के इस निर्णय के बाद किसान और छोटे व्यापारी अब वृद्धावस्था में भी आत्मनिर्भर रह सकेंगे। अनधिकृत कॉलोनियां हुई पक्की। मोदी सरकार ने 23 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के लोगों के हित में लिया ऐतिहासिक निर्णय और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को न्यूनतम दरों पर उनके घरों का मालिकाना हक दे दिया। वर्षों से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले ठीस पाले दिल्ली के ये लोग अब सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP। किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इस फैसले से देश में अनुचित आयात बंद हुआ। यह फैसला किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मझौले उपक्रमों, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा,
केमिकल्स तथा डेयरी क्षेत्रों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होने वाला है। राम मंदिर। देश की आस्था से जुड़ा अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुद्दा दशकों तक स्वार्थ प्रेरित राजनीति के दुष्चक्र में फंसा रहा, लेकिन असंख्य राम भक्तों के बलिदान और भाजपा की अटूट प्रतिबद्धता का ही परिणाम था कि 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार ने भी मंदिर निर्माण के लिए तत्परता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। आज अयोध्या में रामलला को चांदी के सिंहासन में सुशोभित किया जा चुका है और राम जन्मभूमि के समतलीकरण का कार्य प्रगति पर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब के दर्शन को लेकर सिख समुदाय पिछले करीब 70 साल से सरकार से मांग कर रहा था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता के चलते भारत के लोग दूरबीन से पवित्र गुरुद्वारे के दर्शन करने को मजबूर थे। 9 नवंबर 2019 सिख समुदाय की आस्था को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब श्रद्धालु बिना वीजा करतारपुर साहिब में मत्था टेककर उसी दिन वापस लौट रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून। 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते के बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते ही गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जब ये अल्पसंख्यक भारत आए तो यहाँ की सरकारों ने भी इनके जख्मों पर मरहम लगाने की पहल नहीं की। 11 दिसंबर 2019 का दिन देश में रह रहे इन लाखों शरणार्थियों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया, जब देश की संसद में नागरिकता संशोधन बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ। बिल पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। ब्रू रियांग और बोडो समझौता। दशकों से लंबित ब्रू रेफ्यूजी समस्या का समाधान हो या 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या, मोदी सरकार ने इन दोनों समस्याओं के सार्थक और शांतिप्रिय हल निकाले गए। बोडो समझौते से जहां असम की अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ, वहीं बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की तत्काल सुध लेते हुए मोदी सरकार ने 26 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। इसके अंतर्गत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त गैस सिलेंडर, महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने के लिए 500 रुपए की आर्थिक सहायता व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2000 रुपए देने की घोषणाएं भी की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और देनदारों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और सभी प्रकार के टर्म लोन की ईएमआई पर पहले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई की छूट दी गई। जब लॉकडाउन और बढ़ा तो ये छूट भी 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश। कोरोना संकट के समय निस्वार्थ भाव से कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स के लिए सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को विशेष सुरक्षा चक्र तैयार किया। यह अध्यादेश लाकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने वालों पर कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज न सिर्फ कोरोना संकट में देश और जरूरतमंदों को उबारने के लिए, बल्कि देश में संरचनात्मक सुधार लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार करीब 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई है। इसमें लेबर, लॉज, लैंड, लिक्विडिटी से संबंधित क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में ढांचागत सुधार कर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े और भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सके, ऐसी परिकल्पना के साथ इस पैकेज का खाका बुना गया है।
एक साल में मोदी सरकार 2.0 के बड़े फैसलों ने यह साबित कर दिया है कि देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो संकल्पबद्ध है। चाहे कितनी भी बड़ी वैश्विक आपदा क्यों ना आ जाए, मोदी सरकार देश सेवा में हर पल अविरल और अनवरत समर्पित रहेगी। तभी तो कहते हैं कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जब राष्ट्र में लिए बड़े फैसले तो कम हुए हैं फासले। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दी। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಸಹ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ವಂದೇ ವಂದೇ ವಂದೇ. ಮಾತರಂ. भारत माता की, भारत माता की. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೋಣ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ. ಜೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸ್ವದೇಶಿ ಬಳಸಿ ಭಾರತ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಬಳಸಿ,
ಸ್ವದೇಶಿ ಬಳಸಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ಈಗೀಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಕುಸಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರೈತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಮೋಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ 1,31,00,000 ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಭಾಷಣ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 58,000 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಗಣಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕುಸಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ನೇಕಾರರು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು,
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು, ರೈತರು, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 10 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಲಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು, ಗೋವಿಂದ್ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ರವರು, ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾರವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. मान्य श्री सदानंद गौड़ा जी हमारे रैली को संबोधन करने वाले जगत प्रसाद नड्डा जी को स्वागत किए हैं. धन्यवाद. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜನಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 1 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಆದರಣೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ಅವರೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜನನಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದು ರೈತ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಆದರಣೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, 16 ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಕವಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವನ ಅಡಿಗೆನ್ನ ನಮನ ಅಂತ.
ಈ ಹಾಡು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 2014ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಕ್ಸಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಅಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಹ 10 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜನಮಾನಸದ ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಭಾರತ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಟ್ಟತನದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ. 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು ಅರಳಿತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಸಹಸ್ರ ಜನರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ದವು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿದಾನಗಳಾಯಿತು, ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಂದಿರದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಲಭೆಗಳಾಗದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಹಿಂಸೆಗಳಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ರಚನೆ, ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನನಸು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ. ಯಾವ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದೇ ದೇಶ, ಒಂದೇ ಪ್ರಧಾನಿ, ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಬಲಿದಾನ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದಿನವನ್ನು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಹಿಂಸೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಗಲಭೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಹಿಂಸೆಗಳಾಗದೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ತ್ರಿತಲಾಖಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶಾಬಾನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಮೇತ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರೈಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನಸಿತ್ತ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು 2002ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಗತ್ತೇ ಭಾರತ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕರೋನಾದ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಅಮೆರಿಕದಂಥ ದೇಶ, ಇಟಲಿಯಂಥ ದೇಶಗಳು ಸೋತಾಗ ಭಾರತ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅಮೆರಿಕವೂ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಾಬಾಸ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕರೆಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕರೆಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ, ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಾಮರೂಪದವರೆಗೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಜನ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೀಪಾವಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರಮ ವೈಭವನ್ನೇತು ಮೇತತ್ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪರಮ ವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯ ಆಚರಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮವೂ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಬೇಕು. ಭಾರತ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ. ಆನಂತರ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ 15.8 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 5,000 ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 54,000 ನೇಕಾರರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 7.75 ಲಕ್ಷ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ 5,000 ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ, ಕ್ಷೌರಿಕರಿಗೆ 5,000 ಸಹಾಯಧನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ 25,000 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಬಡವನು ಸಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆರೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧುಗಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು. ಈ 1 ವರ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಬಾರದು, ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ 5 ಮನೆಗಳಿಗೆ 5 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆವತ್ತಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಸಚಿವರುಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಕೋವಿಡ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕುಳ್ಳಿರದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1,52,52,53,000 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಿತು. 49 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೊಟ್ಟಣದ ವಿತರಣೆಗಳಾಯಿತು. 65 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಿತು. 1,45,90,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಯಿತು. 6,02,000 ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 64,21,000 ಜನ PM ಕೇರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇವತ್ತು 6,03,000 ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ NGO ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ NGOಗಳು, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಹತ್ತಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಭೂತ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ವರ್ಷದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೇ ಈ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. माननीय JP नड्डा जी, निर्मला सीतारामन जी, प्रहलाद जोशी जी, सदानंद गौड़ी जी, our state president, honorable ministers, and important our leaders. I am happy to be part of this Jana Samvad virtual rally. Your inspiring work as party national president would definitely fill enthusiasm in the hearts of Karyakartas at grassroots level. Your active involvement in guiding all of us to handle COVID situation from time to time has helped us to a great extent. We look forward to strengthen Bharatiya Janata Party and your able and visionary leadership. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಅಪರೂಪದ ಜನನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತದ ಬೆರಗಿನಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ವಿಕಾಸದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲಡಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಚನೆ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರದ್ದು, ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್, ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಪಡಿತರ, ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ, ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮುಂತಾದ ದಿಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದು. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿದೆ. 130 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರು ಕರೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದೆ. PPE ಕಿಟ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಗೂ 95 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಅಂತರ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರದತ್ತ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಲು 3 ಹಂತದ ಪರಿಹಾರದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2284 ಕೋಟಿಗಳು ಮೊತ್ತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ JP ನಡ್ಡಾಜಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಕಾದು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಡ್ಡಾ ಅವರೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ नड्डा ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. इस कोरोना के संकट में लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ताओं ने आज जिस प्रेरणा से काम किया है, उस प्रेरणा को देने वाले हम सबके नायक जगत प्रकाश नड्डा जी अभी हम सबको आज के इस जनसंवाद में मेरे साथ बंगलुरु से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री नलिन कुमार कटील जी, हमारे कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय BS येडियुरप्पा जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वहाँ बंगलुरु में मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, और यहाँ दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित बहन निर्मला सीतारमण जी, जो भारत की वित्त मंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सदानंद गौड़ा जी, और हमारे परम मित्र और भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय प्रहलाद जोशी जी, और इस जनसंवाद के माध्यम से एकत्र आए लाखों कार्यकर्ता, जो विभिन्न क्षेत्र के अपने अपने डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से, डिजिटल टूल के माध्यम से वह इस जनसंवाद जो हमारी वर्चुअल रैली है उसमें जुड़े हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत और आप सबको नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि हैदराबाद से भी हमारे प्रभारी श्री मुरलीधर राव, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो भी जुड़े हैं। सभी लोगों का अभिनंदन इस वर्चुअल रैली में जुड़ने के कारण। मित्रों, हम ऐसे समय
इस वर्चुअल रैली के साथ जुड़े हैं जब भारत एक और दुनिया एक संक्रमण काल से गुजर रही है। कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप में सारी दुनिया है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस कोविड-19 के महामारी में, इस संक्रमण से जिन लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। हम सब प्रार्थना करते हैं। और जिन परिवारों में यह दुख देखने को मिला है, उनको संबल मिले, उनको ताकत मिले इस दुख को सहने की, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जो लोग कोविड के प्रकोप में आज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह स्वास्थ्य में उनके सुधार आए और वो वापस उनकी जीवन पटरी पर आकर वह फिर से स्वस्थ होकर के अपने दैनंदिन कार्य में लगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। मित्रों, इस लड़ाई में पिछले 3 महीने से ज्यादा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिक्स के साथ काम करने, पैरामेडिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस के लोग जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सेवा में जुटे हैं, उन सबको साधुवाद, उन सबको मैं नमन करता हूं जिस ताकत के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। मित्रों, वर्चुअल रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने संदेश को आप तक पहुंचाना चाहती है और आपके माध्यम से भारत की जनता को पहुंचाना चाहती है। मुझे याद है जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब लोग एक प्रश्न से घिर गए कि हम लोगों की सेवा कैसे करेंगे। इस संक्रमण काल में उनको हम दवा, उनको हम उनके दर्द बांटने का काम कैसे करेंगे। मन में बहुत बड़ा प्रश्न था। There was a serious question and there was a serious discussion in the party that how will we reach to the people and how we will try to give them the service which they need during the crisis time, during the time of crisis. लेकिन मुझे खुशी है कि डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हमने देश के सभी लोगों को जोड़ने का, पार्टी के सभी लोगों को जोड़ने का काम किया और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीचे तक सारी पार्टी को गैल्वनाइज करके लोगों की सेवा के लिए लगाया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। 25 मार्च को हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे। लगभग 150 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पिछले 3 महीने में मैंने खुद की है। लगभग 180 घंटे मैंने खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे इस बात का संतोष है कि इसी 3 महीने में मैंने सभी जिला अध्यक्षों के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। मुझे संतोष है इस बात का कि मैंने इसी दौरान सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से सीधा संवाद किया और पार्टी की तरफ से उन लोगों ने पूरी ताकत के साथ नीचे जनता के बीच में काम किया। मुझे संतोष है कि मैंने इसी दौरान देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी मेयर्स के साथ सीधा संवाद किया और उन लोगों ने भी अपने अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पूरी ताकत से उन लोगों की सेवा करने में वो लगे। इसका हमको संतोष भी है और मैं उनको साधुवाद देता हूं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने अकेली नहीं की है। मेरे साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रदेश के अध्यक्षों ने, प्रदेश के संगठन मंत्रियों ने, जिला के अध्यक्षों ने अपने आप नीचे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया,
लगभग 5000 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हमारे कार्यकर्ताओं ने करके इस डिजिटल वर्ल्ड का लाभ उठाते हुए, इस डिजिटल टूल का लाभ उठाते हुए सारी पार्टी को ऊपर से लेकर के नीचे तक जनता की सेवा के लिए लगा दिया, पार्टी को गैल्वनाइज कर दिया। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए शत शत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। लगभग 8 से 9 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगे। इसी दौरान फीड द नीडी प्रोग्राम के तहत लगभग 19 करोड़ लोगों तक फूड पैकेट पहुंचाए गए। 19 करोड़ लोग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 करोड़ लोगों को राशन किट, मोदी किट के नाम से, मोदी राशन किट के नाम से 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 30 दिन का राशन, यह राशन पहुंचाने का काम किया। इस तरीके से हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा में अपने आप को तत्पर रख करके काम किया। वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ जुड़ने का काम जन संवाद के माध्यम से किया गया है। इस संक्रमण काल में उनकी सेवा के लिए पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है, यह जन संवाद के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और नीचे तक अपनी बात को पहुंचाते हुए बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आज 19वीं जन संवाद वर्चुअल रैली हो रही है। 7 तारीख से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के लोगों को, लाखों लोगों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को अपना संदेश पहुंचाया। उन्होंने उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को अपना संवाद के माध्यम से संदेश पहुंचाया। और उसी तरीके से हमारे राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ, आज ही जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उसी तरीके से नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ, गुजरात के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। और बाद में हमारे सभी मंत्री, यहाँ निर्मला जी बैठी हैं, यहाँ सदानंद जी बैठे हैं, यहाँ प्रहलाद जी बैठे हैं, सब ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जन संवाद करते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वो पूरी ताकत के साथ लगें और इस सेवा में अपने आप को जोड़ें। मित्रों, जब मैं कर्नाटक की जनता के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं इस कर्नाटक की भूमि को नमन करता हूँ, क्योंकि ये धार्मिक भूमि है। इन्होंने यहाँ सामाजिक चेतना जगाई है और उसी तरीके से ये ऐतिहासिक भूमि है जिसने देश को हमेशा एक दिशा दी है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से इस संक्रमण काल में भी पूरा काम अपना किया है। मित्रों, जब हम आज जन संवाद कर रहे हैं तो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को समाप्त हुआ है। 1 साल समाप्त हो गया। और वैसे कहें तो 6 साल मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। अगर मुझसे कोई पूछे कि 6 साल क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि 6 दशक का बिगड़ा हुआ काम को मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में पूरा किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। A gap of 6 decades have been bridged in 6 years under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi. That is what we have to remember. और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, तथ्यों के साथ कह रहा हूं। हमारे मानचित्र पर और हमारे यादाश्त पर एक कमजोरी रहती है कि हम हमेशा आगे देखते हैं, पीछे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आज का सुख लेना है तो पीछे की कहानी याद करना जरूरी होता है। याद करिए 2014 का वो समय, सारा देश पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था। सारा देश एक मुसीबत के दौर से गुजर रहा था। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ढांचा लगभग क्रम्बल कर चुका था, वो चरमरा गया था और कोई भी नीति की दृष्टि से कार्य नहीं हो रहा था, ये हमको मालूम है। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि करप्शन और भारत ये पर्यायवाची बन गए थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ देश खड़ा था। दुनिया में इसकी छवि धूमिल हो रही थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में का नेतृत्व संभाला और 6 साल के अंदर बढ़ते बढ़ते गति देते देते आज
पूरे आन बान और शान के साथ दुनिया के नक्शे में भारत पूरी ताकत के साथ खड़ा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, पूरी ताकत के साथ। और यह हमें फक्र होता है, दुनिया में भारत को जिस तरीके से महाशक्तियां देखती हैं, मोदी जी के नेतृत्व को देखते हैं, वो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय भी है और वो बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाला विषय है। मित्रों, हम अगर इस एक साल को लें 2019-20, तो मैं कहूंगा दिस ईयर ऑफ मोदी 2, 1 year of Modi 2 has been full of achievements, and also it is full of fighting the COVID management to the best of possible of our strength, इसको हम कह सकते हैं। पूरी ताकत के साथ आदरणीय मोदी जी ने कोविड-19 को देश को फ्रंट से लड़ाई लड़ी है, इसको हमको समझना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अग्रसर होकर के लड़ाई लड़ी है। मित्रों, दुनिया ने इस बात को सराहा, जहां कोविड-19 से बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपने आप में असमर्थ महसूस कर रही थी, असहाय महसूस कर रही थी, वहीं मोदी जी ने 130 करोड़ देश को फ्रंट से लीड करके और लॉकडाउन समय पर लगाकर एक बोल्ड डिसीजन लेकर के, बोल्ड डिसीजन और टाइमली फैसला करके, टाइमली डिसीजन लेकर के देश को बचाने का प्रयास किया और देश को कोविड से बचाने में हम सफल हुए हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। आप याद कीजिए, जब लॉकडाउन लगा था, भारत की क्या स्थिति थी। 3 दिन के अंदर केस हमारे डबल हो रहे थे, 3 दिन के अंदर। आज हम ये बड़े संतोष के साथ कह सकते हैं कि 14 दिन में केस डबल हो रहे हैं, 14 डेज में। आप याद करिए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE, भारत में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE किट पर दिन, प्रतिदिन भारत बना रहा है। इस बात को समझना चाहिए। कोविड की लड़ाई की बात अगर हम कहें तो उसी तरीके से उस समय एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था कोविड के लिए, लेकिन आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 1000 कोविड हॉस्पिटल्स, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स इसी लॉकडाउन के दौरान बने हैं और वो सेवा में जुड़े हैं। उस समय टेस्टिंग फैसिलिटीज लगभग 1500 प्रतिदिन थी। आज टेस्टिंग फैसिलिटी हमारी 1.5 लाख प्रतिदिन हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने दिल्ली के साथ बैठक ली है, जिसमें कहा गया है कि टेस्टिंग फैसिलिटी को हम दुगना करेंगे, फिर तिगुना करेंगे दिल्ली के लिए, उसी तरीके से देश में भी हम इसमें अग्रसर हुए हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। टेस्टिंग फैसिलिटी 150 सेंटर होते थे, आज 800 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट और पब्लिक मिलाकर के। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वेंटिलेटर्स, हमारे 21,000 वेंटिलेटर्स हैं और आने वाले समय में 60,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसमें से 50,000 वेंटिलेटर PM केयर फंड के फंड से खरीदा जा रहा है, ऑर्डर दिया गया है, वह भी आ जाएगा। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। 2 लाख कोविड बेड्स तैयार हैं। उसी तरीके से लगभग हमारे वेंटिलेटर्स के साथ साथ आइसोलेशन बेड्स, 20,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार हैं। ये हम लोगों ने इस दृष्टि से काम किया है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मोदी जी ने NDA का ही नेतृत्व नहीं किया। मोदी जी ने संपूर्ण देश को एक लड़ी में पिरो करके, सबको साथ लेकर के फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है और संघीय ढांचा को मजबूत किया है। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने छोटे काल में 5 बार देश के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर वर्चुअल मीटिंग करके उनके सबको एक साथ पिरो करके चलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस संक्रमण काल में कोई राजनीति ना करते हुए सबको साथ लेकर के चलाने का मादा और थाती रखी और ताकत रखी तो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हर मुख्यमंत्री की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, हर मुख्यमंत्री के अपने एजेंडा हो सकता है। कुछ एजेंडा सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ राजनीतिक प्रेरित भी हो सकता है।
लेकिन इन सब के बावजूद एक लड़ी में पिरो करके सबको एक साथ चलाने का काम हमारे आदरणीय मोदी जी ने किया है, वो हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जनता को भी, जन भागीदारी भी उन्होंने जोड़ा, जनता को भी साथ जोड़ा। आप सबको याद होगा, उन्होंने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। इस जनता कर्फ्यू का जब आह्वान किया था तो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उस जनता कर्फ्यू का अर्थ क्या था। शास्त्री जी के बाद अगर किसी नेता का देश के लोगों ने सम्मान करते हुए उनकी बात को माना है तो वह नरेंद्र मोदी हैं, जिनके साथ सारा देश खड़ा रहा। इस बात को हमको समझना चाहिए। याद करिए, जनता कर्फ्यू, सारे देश ने, एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं लगा, नॉट इवन ए सिंगल पुलिस कांस्टेबल वाज ऑन ड्यूटी, बट द होल कंट्री वाज इन जनता कर्फ्यू। द होल कंट्री वाज इन जनता कर्फ्यू। एवरीबडी ओबेड रिलीजियसली, धार्मिक तरीके से उसको ओबे किया गया। यह हमारे सामने एक जीता जागता प्रमाण है। जब उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को ताकत देने के लिए, संबल बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए हमारे पुलिसमैन, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी नर्सेस, हमारे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग, एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, हम तो लॉकडाउन में घर में बैठे थे, लेकिन जो लोग सड़क पर पुलिस के लोग खड़े होकर के हमारी ड्यूटी दे रहे थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए थाली बजाओ ताली बजाओ का कार्यक्रम मोदी जी ने दिया। और सारे देश ने एकजुट होकर के 130 करोड़ की जनता एक साथ थाली बजा करके और ताली बजा करके उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। यह हम सबको मालूम है। उसी तरीके से दिया जलाओ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का संदेश, एक मिसाल कायम की गई। 130 करोड़ का देश एक साथ आकर के इकट्ठा हुआ और सब ने दिए जला करके मोदी जी के साथ कोरोना की लड़ाई में अपने आप को शामिल करते हुए बढ़ाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने 26 तारीख को 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस ने, डायरेक्टर जनरल ने कहा, इंडिया हैज शोन अ वे how to fight corona. It is not only the health issues which has been addressed, it is also the economic aspect which has been taken into consideration. Because poor people, there is a question for the poor people for subsistence. And for that subsistence, a package was given of 1,70,000 crores. 80 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने के भोजन की व्यवस्था की गई। 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई। गैस के सिलेंडर दिए गए 8 करोड़ लोग, महिलाओं को, बहनों को अगले 3 महीने के लिए मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए गए। जनधन योजना के तहत, यहां निर्मला जी बैठी हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की हम सबको पता है। समय पर पेमेंट करके जनधन योजना के माध्यम से हमारे 20 करोड़ महिलाओं को, बहनों को उनके खाते में 1,500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए और 500 रुपए 3 महीने का उनके खाता में जमा करा करके उनको इस लड़ाई में लड़ने के लिए उनको मजबूती और संबल प्रदान करने का काम किया गया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अप्रैल महीने में लगभग 8 करोड़ और 70 लाख हमारे किसान भाइयों के खाते में 2-2 हजार रुपए देने का काम हुआ और उनके खातों में सीधा पैसा गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मैं खातों में जाने की बात करता हूं तो मैं इस बात को भी आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि मित्रों, पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आधार कार्ड से खातों को जोड़ा जाए, सीडेड किया जाए। एक समय में एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 85 पैसे रास्ते में साइफन हो जाते हैं और 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन यह मोदी जी का जमाना था, कोविड का संक्रमण था, पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्टमैन नहीं, सीधे डिजिटली 20 करोड़ बहनों के खाते में पैसा गया। उसी तरीके से 8 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में पैसा गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी इस संक्रमण काल में यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने लंबी बैठक वित्त विभाग के साथ और हमारे वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री जी के साथ की। लंबी बैठक, हर तरीके से गहराई से चर्चाएं हुई
और चर्चा होने के बाद एक पैकेज जिसको हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज कहते हैं, उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये करने का काम मोदी जी ने किया। निर्मला जी ने उसमें पूरी ताकत अपनी लगाई। निर्मला जी को मैं बधाई देता हूं और आपके माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर का पैकेज दिया, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह देश को एक नई दिशा देने वाला है। जब हम आत्मनिर्भर पैकेज और 20 लाख करोड़ की बात करते हैं तो यूएन ने क्या कहा कि दिस इज द राइट स्टिमुलस विच इंडिया नीडेड एंड विच मोदी जी हैज गिवन। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक सीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही कह दिया था कि इकोनॉमिक पैकेज के साथ देखने का नजरिया भारत का मोदी जी का है, वह सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ यह सिर्फ पैकेज ही नहीं है, यह सिर्फ पैसा प्रदान करना ही नहीं है, यह सिर्फ 52,000 करोड़ रुपीस लोगों के जेब तक पहुंचाना नहीं है और यह लिक्विडिटी नहीं करना है। यह आत्मनिर्भर पैकेज में बहुत गहराई से सारी चीजों की चिंता करते हुए इसमें रिफॉर्म्स भी हैं, इसमें बॉटलनेक्स रिमूव किए गए हैं, इसके अंदर वो सारी लड़ी बनाई गई है कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर किया जा सकता है। और उस आत्मनिर्भर में उनका नारा था कि आपदा को अवसर में परिवर्तित करो, टर्न द क्राइसिस इनटू एन अचीवमेंट। और उस अचीवमेंट के आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़े हैं, हमको इस बात की खुशी है। लगभग 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन ये एमएसएमई सेक्टर में जाना है। कल ही मैंने बताया कि 24,000 करोड़ रुपए लगभग डिस्पर्स हो चुका है और आज निर्मला जी बता रही थी कि वो 30,000 करोड़ रुपए तक का डिस्पर्सल हो गया है, डिस्पर्स कर दिया गया। 3 लाख करोड़ रुपए, इससे एमएसएमई सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन बदल दिया गया, दायरा बदल दिया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए और यह आत्मनिर्भर भारत जब अनफोल्ड होगा तो आप देखेंगे आने वाले 2 साल में भारत की आर्थिक स्थिति में मूल चूक परिवर्तन होगा। यह बात हमको समझनी चाहिए। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे गांव की तस्वीर मालूम है। गांव की तस्वीर पहले अगर किसी ने बदली तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी ने बदली थी। और उसके बाद अगर किसी ने गांव का सुध लेने का प्रयास किया है तो यह मोदी जी के 6 साल हैं जिन्होंने इसको तस्वीर को बदलने का काम किया है। ये एग्रीकल्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, ये भारत के एग्रीकल्चर जगत को, हरित क्रांति को एक नई क्रांति देगा, एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसमें सारे बॉटलनेक्स हटा दिए गए। सब्जी मंडी के भी एपीएमसी के जो नियम थे उसमें भी परिवर्तन किया गया है ताकि किसान अपने अनाज को मंडी से बाहर भी सीधा बेच सके, इसकी भी व्यवस्था की गई। हर एक तरीके से सुविधा। इसलिए मैंने कहा दिस हैज गॉट रिफॉर्म्स, दिस हैज रिमूव्ड ऑल बॉटलनेक्स and this is trying to give service to the people and also give them the infrastructural facilities which they need। इस काम को करने का प्रयास हुआ है। 5,000 करोड़ रुपए हमारे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने का विचार बना है। आप इमेजिन कीजिए, कभी किसी सरकार ने रेडी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला इनकी कभी सुध ली थी? कभी सोचा था? लेकिन हाँ, 5 लाख रेडी वालों की चिंता इस आत्मनिर्भर पैकेज में किया गया है जिससे उनको फायदा मिलेगा। उसी तरीके से 3,500 करोड़ रुपए ये जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं इनकी व्यवस्था के लिए इसमें खर्च करने का विषय बना। इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो फिर चाहे वो किसान हो, फिर चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, और यही नहीं, ये एयर ट्रैफिक का भी विषय हो, चाहे कोल को लिबरलाइज करने का विषय हो, चाहे आर्थिक जगत में नए नए तरीके से ओपन इकोनॉमी को और ओपन करने का विषय हो, सभी के बारे में बड़ी गहराई से सोच करके इस आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से काम हुआ है। उसको हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इट इज़ ए टाइमली एंड ए बोल्ड डिसीजन, तो
तो हम ये निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि कोविड मैनेजमेंट में मोदी जी ने इस देश को फ्रंट से लीड किया है, और जहां महाशक्तियां अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, वहां मोदी जी ने इस देश की 130 करोड़ जनता को इस विपदा में एक साथ चला करके इस लड़ाई को लड़ा है। मित्रों, जहां तक हमारे माइग्रेंट लेबरर्स का सवाल है, हमारी इच्छा तो यह थी कि वो जहां थे वहीं रहें, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उनकी विवशता ने उनको घर पहुंचने के लिए मजबूर किया। वो निकले, हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था। इट इज एन अनकैलकुलेबल सिचुएशन, अकल्पनीय सिचुएशन बना। और आपको पता होगा कि पिछले 3 महीने में नित्य हमारे मंत्री लोग हर दिन नई समस्या, नया समाधान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर दिन करते चले गए। इस बात को समझना चाहिए। पहले कोशिश रही कि वो घर में रहे, जब वो विवश होकर के निकल पड़े तो भारत सरकार ने रेल की व्यवस्था की। रेल के माध्यम से 4286 श्रमिक ट्रेनें चला करके 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर फिर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया या फिर होम क्वारंटाइन किया, लेकिन उनको वहां पर सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा निभाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है। मैं उन दिनों जब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा था, भाई इन श्रमिक भाइयों की चिंता करो, जहां भी मिल रहे हैं इनको भोजन, इनका पानी, इनकी व्यवस्था, इनको आराम और गाड़ी की व्यवस्था करके इनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं, शाबाशी देता हूं, जिन्होंने उस कठिन परिश्रम के साथ एक एक मजदूर के आंखों की आंसू को पोंछने का प्रयास किया। लाखों के हिसाब से चरण पादुकाएं बांटी गई, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से फूड पैकेट्स बांटे गए और बड़े बड़े शामियाना लगा करके उनके आराम करने की व्यवस्था की गई और ट्रकों में उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह हम जरूर जानेंगे कि वो तकलीफ में रहे, लेकिन उस तकलीफ जो अकल्पनीय थी उसमें हम लोगों ने अपने आप को अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हुए उसको ठीक करने में जो कुछ भी हम कर सकते थे वो हम करने का प्रयास किया। मित्रों, जब मैं कोविड मैनेजमेंट की बात बोलता हूं तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मन में पीड़ा है मेरे, कि जब देश इस क्राइसिस मैनेजमेंट से लड़ रहा था, कोविड मैनेजमेंट से लड़ रहा था, तो विपक्ष हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से देश को कमजोर करने की रणनीति बना रहा था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है और उनके लिए देश से बड़ा दल है। ऐसे क्राइसिस के समय में भी वह राजनीति कर रहे थे, इस बात का हमको दुख है। मैं महसूस करता हूं इतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का योजन और विपक्ष का कार्य यह बहुत ही निंदनीय है। लॉकडाउन लगा, एक दिन खड़े हो गए साहब और कहने लगे लॉकडाउन क्यों लगाया, जल्दी में क्यों लगाया। अरे आप भूल गए क्या कि मोदी जी से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया था? क्या वो आपकी नहीं सुनते? या आपको खबर नहीं थी? किस दुनिया में आप रहते हैं? फिर कहने लगे लॉकडाउन उठाते क्यों नहीं है, लॉकडाउन उठाते क्यों नहीं है। क्या उनको नहीं मालूम था कि पंजाब ने और महाराष्ट्र ने लॉकडाउन मोदी जी के कहने के पहले लगा दिया था और बाकी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए। तुम्हारे नेता तुम्हारी बात ना सुने, फिर कहने लगे कि लॉकडाउन उठा क्यों रहे हो, इसका रोड मैप क्या है। इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो कांग्रेस पार्टी ने किया है यह निंदनीय है, यह मैं कह सकता हूं। मैं लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूं, हम सब लोग छात्र जीवन से विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष में हम लोगों ने जिया है। मैं एक ऐसी पार्टी का सदस्य हूं और ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिसका गौरवमय इतिहास है। इट हैज गॉट ए ग्लोरियस हिस्ट्री। Whenever the country has been in crisis, we have always stood for the nation and we have not done petty politics. इस बात को हमको समझना चाहिए। हमने कोई भी petty politics नहीं किया। 1962 में हमें मालूम है
जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों के कारण चीन के साथ क्या हुआ और चीन ने हमारे साथ क्या किया हमें मालूम है, लेकिन भारतीय जनसंघ के नेता देश की आवाज के साथ खड़े रहे थे। हमें मालूम है 1965 में लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हमारे जनसंघ के नेता खड़े रहे थे। हमें याद है जब बांग्लादेश का लिबरेशन हो रहा था 70 के दशक की लड़ाई में, तो भारतीय जनसंघ उस समय इंदिरा गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर के देश में हम लोगों ने एक आवाज उठाई थी और देश पहले है, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, ये बात हमने कही थी। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, दुर्भाग्य से, कि जब कारगिल की लड़ाई हुई और जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल में और हमारे जवान सीमाओं पर सीमा की रक्षा कर रहे थे, लड़ रहे थे और कारगिल को वापस लेने के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगा रहे थे, तो यहां कांग्रेस पार्टी राज्यसभा का सत्र बुलाने के लिए आग्रह कर रही थी कि राज्यसभा का सत्र बुलाओ। उसी तरीके से हमें याद है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस नदारद थी, यानी इनको देश की चिंता नहीं थी, पॉलिटिक्स की चिंता थी। पॉलिटिक्स एंड ओनली पॉलिटिक्स। मैं कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहता हूं, आपको अगर विपक्ष आता नहीं है तो थोड़ा ट्यूशन हमसे ले लो, हम आपको बताते हैं कि ऑपोजिशन क्या होता है। आपको ऑपोजिशन नहीं आता। आजकल आपने 2 दिन पहले बयान दे दिया राहुल गांधी ने कि देश का डीएनए बदल रहा है, असहिष्णु हो रहे हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये भूल गए क्या असहिष्णु कौन रहा है? याद है इमरजेंसी, 1,25,000 लोग 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने, 22 महीने के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को छोड़कर और कम्युनिस्टों को छोड़कर देश के सभी राजनीतिक दल जेल के शिक्षों के पीछे थे। मीडिया के लोग भी देश के जेल के शिक्षों के पीछे थे। मुझे याद है लगभग 80,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो जेल के अंदर थे 19 महीने, 20 महीने। मुझे याद है 45,000 लोग डीआईआर में अंदर थे। ये असहिष्णुता की बात करते हैं। अरे भारत वो देश है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए। हमने शांति का पाठ सिर्फ अपने यहां ही नहीं दिया, सारे विश्व में दिया। वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सारी वसुधा एक परिवार है, इस बात को हम लोगों ने कहा। विवेकानंद ने अपना संदेश दुनिया में दिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ वर्ल्ड, सबको भाई बहन मान करके एक साथ जोड़ने का काम किया। सबसे सहिष्णु अगर देश रहा है, सबसे टॉलरेंट अगर देश रहा है, और दुनिया में जब जब कोई समस्या आई है तो वह पनाह उसको भारत की पुण्य भूमि पर मिला है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि देश की डीएनए की चिंता मत कीजिए, आप कांग्रेस के बदलते हुए डीएनए की चिंता कीजिए। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो यह आपकी सेहत और भारत के राजनीतिक सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, कोविड की कहानी तो मैंने आपको बताई, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि 2019-20 हैज बीन अ ईयर ऑफ फुल ऑफ अचीवमेंट्स, it is in letter and spirit that I am saying. When I say that Modi ji has bridged in the work of 6 decades in 6 years, I mean it. आप याद कीजिए 1950 में धारा 370 लगी थी। क्या कहा था? ये टेम्पररी फेज है, ये घिसते घिसते घिस जाएगा। ये घिसा नहीं और मजबूत हो गया, और उसने जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलगाववाद के बीच को पनपने का पूरा मौका दिया, और कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल रही। जिस तरीके की नीतियां चली, उस नीतियों के कारण सिवाय अलगाववाद के और कुछ नहीं मिलना था। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी 2 में यह राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी जी ने दिखाई, और यह मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह जी की रणनीति थी कि धारा 370 5 और 6 अगस्त को धाराशाही हो गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।
मुझे खुशी है, मैं उस ऐतिहासिक घड़ी का पार्ट एंड पार्सल, मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान करके अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस करता हूं कि उस ऐतिहासिक घड़ी में धारा 370 कम करने में को हटाने में इस उंगली के द्वारा हमें भी बटन दबाने का मौका मिला और धारा 370 में खिलाफ वोट देने का मौका मिला। यहां बैठी हैं निर्मला जी, यहां बैठे हैं सदानंद जी, यहां बैठे हैं प्रहलाद जी, ये सब वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने अपनी उंगली से धारा 370 को बिल को पास किया और उसको धाराशाही किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जब धारा 370 समाप्त हुआ तो क्या बोलते थे फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कि कोई धारा 370 को छू भी नहीं पाएगा। ये मोदी जी की सरकार थी और अमित शाह की रणनीति थी कि धारा 370 और 35A छू मंतर हो गया। इसको भी हमको समझना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खून की नदियां बहेंगी, एक खून का कतरा नहीं बहा। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर में प्रभारी रहा हूं लंबे समय तक। आपको और हमको धारा 370 और 35A जाने का भावनात्मक खुशी मिली होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा एकीकृत होकर के भारत के मेन स्ट्रीम में आया, इसकी हमको खुशी है। लेकिन हमसे ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और फिर मैं इसलिए नहीं कि बोलने के लिए बोल रहा हूं, आपको मालूम नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में यह पुंछ राजौरी का इलाका और यह लद्दाख का इलाका, यह सारा ट्राइबल है। कारगिल, यह सारा ट्राइबल है। ये मुस्लिम भाई वहां रहते हैं, गुजर रहते हैं, बकरवाल रहते हैं, ये मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन ट्राइबल हैं। क्या आपको मालूम है कि यहां राजनीतिक ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था? क्या आपको मालूम है कि गुजर और बकरवाल ट्राइबल सीट कोई ना होने के कारण वो विधानसभा में या लोकसभा में नहीं पहुंचते थे? अब धारा 370 समाप्त हुई है, परिसीमन होगा। पहली बार विधानसभा और लोकसभा में ट्राइबल सीट्स घोषित होंगी और वहां से चुन करके हमारा गुजर और बकरवाल श्रीनगर में आकर के विधानसभा में बैठेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। राजीव गांधी जी ने 80 के दशक में 73rd और 74th अमेंडमेंट बिल ला करके पंचायत को सीधा पैसा देने का प्रावधान किया था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। यह दीगर बात है, यह अलग बात है कि हमारे गुलाम नबी आजाद भी मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन यह पैसा जो दिल्ली से जाता था वो श्रीनगर की तिजोरी में जाता था और श्रीनगर की तिजोरी वाले तय करते थे कि कितना पंचायत को देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है। अब धारा 370 समाप्त है, मोदी जी यहां से पैसा भेजते हैं और वो सीधा पंचायत में जाता है और विकास होने का काम शुरू हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आपको पता है, वहां की महिलाएं अगर नॉन रेजिडेंट के साथ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति के साथ अगर उनका विवाह संपन्न हो जाए तो उनको अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ता था। दे वर डिवॉइड ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन आज धारा 370 लगने के कारण अब वो कहीं भी मुख्य धारा में, कहीं भी देश में, कहीं भी उनका विवाह संपन्न होता है, श्रीनगर में उनकी प्रॉपर्टी पर बराबर का हिस्सा उनको मिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वाल्मीकि भाई पार्टीशन के समय पंजाब से ले जाकर के उनको बसा दिया जम्मू कश्मीर में और कहा कि तुमको हम सारे राइट्स देंगे। शेख अब्दुल्ला थे उस समय, लेकिन वहां हुआ क्या, इनको वहां पर परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिला। वाल्मीकि भाई, ये दलितों की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये ट्राइबल्स की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। जवाब दें कि वहां ट्राइबल रिजर्वेशन आज दिन तक क्यों नहीं था। जवाब दें कि वाल्मीकि का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था और कुछ नहीं बन सकता था, उसको जम्मू कश्मीर में और कोई नौकरी करने का अधिकार नहीं था। नौकरी करता तो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी करता। यह था 21वीं शताब्दी का भारत, यह था राजीव गांधी के 21वीं शताब्दी का भारत। मोदी जी की सरकार आई, 21वीं शताब्दी की परिभाषा बदली,
धारा 370 समाप्त हुआ। अब वाल्मीकि का बेटा, दलित का बेटा जज भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा और वहां पर लगेगा। ये बात करते हैं धारा 370 और जम्मू कश्मीर की। इनको पता नहीं है कि धारा 370 के कारण क्या चल रहा था। भारत के 106 कानून वहां लागू नहीं होते थे। पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये लागू नहीं होता था। यहां मोदी जी ने यह कर दिया कि पॉक्सो के माध्यम से अगर कोई बच्चे के साथ दुष्कर्म करेगा तो सजाए मौत होगा, और वहां पॉक्सो लागू नहीं था। डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ कुछ भी होता रहे, वह कानून वहां लागू नहीं था। आप आश्चर्य करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। भ्रष्टाचार किए चलो, हलवा मांडा खाते चलो, मस्त रहो, कोई पूछने वाला नहीं। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लग रहा है और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बैंक की इंक्वायरी शुरू हो गई है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिन्होंने ये हलवा मांडा खाया है उनको मोदी जी के राज में जेल ही जगह होगी और कोई जगह नहीं होगी, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से आए हुए लोगों की, सारे देश में पाकिस्तान से लोग आए रेफ्यूजी 1947 में। यह देश प्रजातंत्र देश था। इस प्रजातंत्र देश होने के चलते हमारे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए 2 लोग प्रधानमंत्री बन गए और 1 उप प्रधानमंत्री बन गए। इंद्र कुमार गुजराल वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो अभी पाकिस्तान कहलाता है, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह, he came from Pakistan and he became the prime minister and remained prime minister for 10 long years. हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी, श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे, गृह मंत्री रहे। लेकिन जो लोग गलती से रेफ्यूजी होकर के जम्मू कश्मीर में आकर के बस गए, उनको धारा 370 के कारण काउंसिलर का भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, काउंसिलर का भी वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अब धारा 370 हटी है, वो एमएलए भी बनेंगे और वो मंत्री भी बनेंगे, वो मुख्य धारा में शामिल होंगे। इस बात की हमको चिंता करने की जरूरत, इस बात को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। मित्रों, ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की वो इच्छा शक्ति थी, जिस इच्छा शक्ति के कारण रविशंकर जी ने बिल को पेश किया और ट्रिपल तलाक से 9 करोड़ हमारी मुस्लिम बहनों को, जो ये सदियों की कुरीति थी, उससे निजात दिला दिया, उससे उनको छुटकारा दिलाया। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन यहां भी मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। हमारे सेकुलर भाई, हमारे यहां पर मुस्लिम नेता, और मुस्लिम नेता तो नहीं, मुस्लिम नेता की वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, ट्रिपल तलाक क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें ऐसा होना चाहिए था, उसमें वैसा होना चाहिए था, अड़ंगे लगाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं अपने ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सेकुलर के चेहरा लेकर के घूमने वालों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, लेकिन वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। उन लोगों ने ट्रिपल तलाक बंद कर दिया है। बांग्लादेश इस्लामिक देश है, लेकिन वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं होता है, उन्होंने उसको बंद कर दिया है। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, लेकिन वहां भी ट्रिपल तलाक नहीं है। टर्की मोस्टली इस्लामिक है, लेकिन वहां भी ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। सीरिया में ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। मित्रों, मलेशिया और इंडोनेशिया यह भी बहुतायत है, मुस्लिम देश है, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के सेकुलर लोग इस बात को उठाने का प्रयास करते हैं कि ट्रिपल तलाक जैसे कि मुस्लिमों के पर्सनल राइट्स पर कोई आघात हुआ है। हम लोगों ने हमारी मुस्लिम बहनों को, माताओं को इस सदियों की कुरीति से उनको हमने आज़ाद किया है और मुख्य धारा में शामिल किया है। ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। CAA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले हम सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल के नाम से जानते थे, क्या है ये? हमें मालूम है कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में माइनॉरिटी की संख्या बहुत तीव्र गति से घटी। जहां 38 थी वो 7% पर आकर खड़ी हो गई।
जहां वह कहीं 33 थी, वो आकर के 8 और 7% पर खड़ी हो गई। अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई 50,000 परिवार थे, आज 3,000 परिवार रह गए। कहां चले गए ये लोग? ये सब धार्मिक प्रताड़ना के कारण, बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, दे हैड टू लीव द कंट्री, दे फ्लेड एंड दे टुक रेफ्यूज इन इंडिया। वो भारत में आकर के शरणार्थी के रूप में रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा कि जिन लोगों की धार्मिक प्रताड़ना के कारण, रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण भारत आना पड़ा है, उनको मैं आपदा फंड से जोड़ करके उनकी फिर से बसाने का हम प्रयास करेंगे। यह जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा। इन 1948 हमारे महात्मा गांधी ने कहा कि ये लोग जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इनको भारत में ला करके बसाया जाए, नौकरी दी जाए और इनके रहने की व्यवस्था की जाए। दिसंबर 2003 में मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के सामने कहा, दोज हु आर रिलीजियसली बीइंग परसिक्यूटेड इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दे शुड बी गिवन द सिटीजनशिप राइट इन इंडिया। यह अलग बात है कि उसके बाद ईश्वर ने उनको 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया। यह मोदी जी की इच्छा शक्ति थी जिसने सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया और जो 20 साल से 25 साल से भारत में रह रहे थे, उनको भारत की नागरिकता प्रदान करके उनको मुख्य धारा में शामिल किया। मुझे याद है, यहां बैठे हैं हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बंधु सब लोग। आपको याद होगा, अफगानिस्तान से सिख भाई दिल्ली में जो रहते हैं, वो यहीं इसी हॉल में मुझसे मिलने के लिए आए थे। आपने उनके चेहरे पढ़े होंगे। 20 साल हो गए उनको आए हुए। स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में वो एडमिशन नहीं ले सकते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते थे, नौकरी करने जाए तो उनसे रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट मांगा जाता था, वो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते थे, उनको नौकरी नहीं लगती थी। आज मोदी जी ने धारा 3 अपने सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। अब वो भारत के नागरिक बनेंगे और पूरी ताकत, पूरी इज्जत के साथ वो भारत में अपने आप को शामिल करते हुए भारत की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। इस बात के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी का काम रहा है अटकाना, लटकाना, भटकाना। ये कांग्रेस पार्टी का ट्रेट रहा है। ये यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि फैसले को 2019 तक रोक दिया जाए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम जन्मभूमि पर भी राजनीति कर रही थी। हमारे लिए ये आस्था का सवाल था। डे टू डे हियरिंग होकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया और मोदी जी के नेतृत्व में सारा समाज पूरा सौहार्द वातावरण के साथ इसको कबूल किया, इसको स्वीकार किया और अब सारे रास्ते जो सारे रास्तों में अड़चन थी उसको हटाया गया और अब भव्य राम मंदिर, वहां राम लला की मूर्ति बनेगी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने न्यास बना करके वो न्यास को जमीन हैंडओवर कर दी है। भारत सरकार ने अपना काम कर दिया है। बहुत जल्द वहां पर शिलान्यास होकर के भव्य राम मंदिर बनेगा। यह हमारे ध्यान में आना चाहिए। मित्रों, 2012 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जिसमें 15 देश और भारत मिला लें तो 16 देश हैं, यह एंगेजमेंट शुरू हुआ था। हमारी वित्त मंत्री बैठी हैं, इनको पता है इन्होंने कितनी मुशक्कत की और कितने नीचे तक सारी चीजों की जानकारी ली, बैठकें की और बैठक करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसमें भारत का भला नहीं है, उद्योगों का भला नहीं है, इसमें हमारा मजदूर मर जाएगा, इसमें किसान हमारा मुसीबत में पड़ जाएगा, इसमें हमारे मध्यम और छोटे जो हमारे उद्योग हैं वो ठप पड़ जाएंगे, उनको मुसीबत आएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी थे, एक तरफ 15 देश एक तरफ खड़े थे, 16वां देश मोदी जी के नेतृत्व में
अटूट की तरह भारत खड़ा था और भारत ने कहा यह हमारे मजदूरों के, किसानों के, उद्योगों के खिलाफ है, हम आरसेप से अपने आप को बाहर करते हैं, हम इस एंगेजमेंट में नहीं आएंगे। इसको पूरा करने का काम किया। इसलिए जब जब देश मुसीबत में पड़ा और जब जब देश पर कोई मुसीबत आई तो मोदी जी चट्टान की तरह देश के लिए खड़े रहे हैं, यह हम सबको मालूम है। पॉक्सो के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। प्रिवेंशन, जुलाई महीने में, पिछले जुलाई महीने में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसके तहत अगर कोई किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करेगा तो सजाए मौत होगी। यह बात इस माध्यम से तय हो गई और भारत के पार्लियामेंट ने इसको पारित कर दिया। अगर हम बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एक्ट के तहत, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दायरा अगर कोई भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी करके देश से बाहर भी चला जाता है तो भी एनआईए का दायरा बढ़ा दिया गया है। वह देश के बाहर जाकर के भी उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको भारत ला करके सजा देगी। यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, हमारे यहां का कानून इतना लचर था, इतना कमजोर था, इतना लचर था कि टेररिस्ट को हम टेररिस्ट नहीं कह पाते थे, टेररिस्ट के खिलाफ हम टेररिस्ट कार्रवाई नहीं कर पाते थे, कानून में प्रूव करना पड़ता था कि टेररिस्ट। कांग्रेस पार्टी के लोग और विपक्ष के लोगों ने पार्लियामेंट में डिस्कशन की, इसमें तो कोई भी अंदर हो जाएगा, कोई अंदर नहीं होगा। गलत काम करने वाला अंदर होगा, वो बाहर निकल नहीं सकता, और जो सही काम करेगा उसको कुछ नहीं होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये काम हो सकता है। मित्रों, मुझे याद है जब 2014 में जनधन योजना की बात, जीरो अकाउंट से अपना अकाउंट खोलने की बात की थी, तो उस समय हमारे विपक्षियों ने खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया था। यह जीरो अकाउंट क्या करेगा, ये जनधन अकाउंट क्या करेगा, ये किसके लिए जनधन अकाउंट खोला जा रहा है। मित्रों, 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब बैंक के नेशनलाइजेशन की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि बैंक की दहलीज को पार करने का काम और बैंक अकाउंट्स खोलने का काम यह जनधन योजना के तहत होगा। लेकिन 70 के दशक से लेकर के 2014 तक अगर हम याद करें तो सिर्फ 3.25 करोड़ लोगों ने ही बैंक की दहलीज पार करके अपना खाता खोला था, 2.75 करोड़। लेकिन आज जनधन खाते में 38 करोड़ 79 लाख लोगों ने खाता खोला है। और इस कोविड के समय में महिलाओं को जो 1,500 रुपए मिला है वो जनधन खाते के माध्यम से ही मिला है। और जब मैं कर्नाटक की बात करूं तो 1 करोड़ 47 लाख लोगों ने जनधन खाते का उपयोग किया है। उज्ज्वला योजना के तहत मैंने पहले बताया 8 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस का चूल्हा और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर दिया गया। और कोविड के समय में 3 गैस के चूल्हे 3 महीने के लिए मुफ्त दिए गए। और कर्नाटक में भी 31 लाख गैस के कनेक्शंस रिलीज किए गए। उजाला योजना के तहत लगभग 36 करोड़ 25 लाख एलईडी बल्ब्स बांटे गए और 18,834 करोड़ रुपए की सालाना बिजली की खपत की बचत हुई है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कर्नाटक में 2 करोड़ 34 लाख एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हुए और 1,216 करोड़ रुपए की सालाना बचत बिजली की खपत में हुआ है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया तो कहने लगे ये क्या काम प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया, ये झाड़ू पकड़ लिया, ये सफाई का काम पकड़ लिया। यह स्वच्छ भारत मिशन यूनाइटेड नेशंस ने भी मोदी जी को सम्मानित करके बताया है कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन एक सक्सेसफुल हुआ। 38% ओडीएफ था, सिर्फ 38% ओडीएफ था, 38%। आज 2019 में 100% ओडीएफ हो गया है। ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बन चुका है। और कर्नाटक में भी 40,19,000 नए टॉयलेट्स बने हैं और 36% जहां ओडीएफ था वो आज 100% ओडीएफ हो गया। उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सौभाग्य योजना 2 करोड़ 62 लाख लोगों के घरों को इलेक्ट्रीफाई किया गया। 18,000 गांवों को इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। जब हम कहते हैं कि 6 दशक को 6 साल में पूरा किया तो यह पूरा हुआ है। सोचिए, आजादी के 60 साल तक लोगों के घरों में बिजली नहीं थी,
18,000 गांव बगैर बिजली के थे, करोड़ों घर बिना बिजली के थे। आज सौभाग्य योजना में 2,62,00,000 लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और 3,56,000 लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ है ये सारे का सारा कर्नाटक के अंदर हुआ। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम। और मुझे खुशी है, मुझे संतोष है कि मुझे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने आयुष्मान भारत की कल्पना की, उसको जमीन में उतारने में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। और इस आयुष्मान भारत को टोटल डिजिटल आयुष्मान भारत में लागू हुआ। इस बात के हम आपको बधाई देना चाहते हैं। 10,74,00,000 परिवार, 10 crore 74 lakh people, families, 50 crore people, 50 करोड़ लोग। और कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, रैग पिकर्स, जो गरीब हैं, जिनके कोई व्यवस्था नहीं थी। इनको अगर गंभीर बीमारी हो जाए, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। आप बताओ, कोई ऑटो रिक्शा वाला यदि उसका बाईपास होना हो, क्या उसके पास सामर्थ्य था कि वो बाईपास करा ले? यदि गरीब परिवार में कोई किसी को कैंसर हो जाए तो समझो कि उसका घर बिक गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी थी। लेकिन 50 करोड़ लोगों का मतलब होता है पूरी अमेरिका की जनसंख्या, मैक्सिको की जनसंख्या और कनाडा की जनसंख्या मिला लें तो ये सारी जनसंख्या मिलाएंगे तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत में जोड़ा और 13,329 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्नाटक ने भी बहुत अच्छा काम किया है। 5,20,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है और लगभग 833 करोड़ रुपए का इनके लिए व्यवस्था की गई भारत सरकार से। ये इस तरीके का काम हुआ है। मित्रों, अगर मैं कर्नाटक की स्ट्रैटेजी की बात करूं और कर्नाटक की स्ट्रैटेजी के दृष्टि से कोविड के स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की दृष्टि से बात करूं तो आप ही आज हाल देख लीजिए, दिल्ली का क्या हाल हुआ है। आज गृह मंत्री जी को खुद बैठक लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना फैला है उसमें अपने आप को जोड़ने का प्रयास करके दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली को फिर से ठीक करने के लिए हम सब लोग लगे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुंबई की, बात करें कलकत्ता की, बात करें चेन्नई की, तो ये सभी जगह कोविड बुरी तरीके से फैला है, जिसको हम सब जानते हैं। उसका मैनेजमेंट करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन मैं येडियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं। He has been proactive and proactive होने के कारण उन्होंने बंगलुरु अर्बन में और बंगलुरु रूरल में कोविड को रोकने का हर संभव प्रयास किया और वो सक्सेसफुल रहे हैं। इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। आज मैं आंकड़े जानना चाहता था तो मुझे बताया गया कि बंगलुरु अर्बन में 594 केसेस हैं, जिसमें से 264 केस ठीक हो चुके हैं और बंगलुरु रूरल में 40 केस हैं और 40 में से 25 केस ठीक हो चुके हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि येडियुरप्पा जी ने 4 टी की चिंता की है: ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी। और अगर हम ट्रीटमेंट की और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने कोविड इंफॉर्मेशन पोर्टल के माध्यम से सारे क्वारंटाइन सेंटर, सारे हॉस्पिटल्स को डिजिटली मैनेज किया है। उसी तरीके से कोविड-19 सहायक ग्रुप के माध्यम से ईएसआई डॉक्टर्स को 24/7 उन्होंने इसमें लगाया है। उसी तरीके से कोविड अवेयरनेस रिस्पांस टीम बनाई गई है ताकि कोई फेक न्यूज भी आता है, गुमराह करने वाली बात भी आती है, तो उसको भी चेक किया जा सके। कर्नाटक का बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है दसोहा लाइन, और ये दसोहा लाइन के माध्यम से कोई भी माइग्रेंट लेबरर जो कर्नाटक के किसी भी कोने में फंसा हो, वो हेल्पलाइन नंबर का लाभ उठा करके जहां से वो नंबर डायल करेगा, कमिश्नर रैंक का व्यक्ति रिस्पॉन्ड करके वहां भोजन का पैकेट पहुंचाएगा या ड्राई राशन पहुंचाएगा। ये दसोहा के माध्यम से हुआ है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द कर्नाटका गवर्नमेंट, I must congratulate Yediyurappa's team, how they have worked and how they have tried to serve the migrant laborers, किस तरीके से उन्होंने काम किया है। उसी तरीके से लैंड रिफॉर्म्स में अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है
तो किसान से वो सीधे जमीन खरीद सकता है, सरकार बीच में नहीं आएगी। एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन करके डायरेक्टली किसान अपना माल किसी भी कंपनी को बेच सकता है। कर्नाटक ने अपने आप को इकोनॉमिक पैकेज से भी जोड़ा है, 21,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज। अगर मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज दिया, तो येडियुरप्पा जी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 21,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। और उस पैकेज के माध्यम से हमारे फिर चाहे वॉशरमैन हो, हमारे लॉन्ड्री वाले हों, चाहे हमारे धोबी भाई हों, उनको 5,000 रुपए का इसमें नगद राशि से मदद करने का प्रयास हुआ है। सविता समाज के लोगों के लिए 5,000 रुपए ईच परिवार को, हर एक परिवार को मदद करने का प्रयास हुआ है। वीवर्स जिनकी संख्या 54,000 है, इनको 5,000 रुपए 2,000 रुपए ईच देने का काम हुआ है। इसी तरीके से 5,000 रुपए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देने का काम हुआ है। हमारी आशा वर्कर्स जो ये कोरोना की लड़ाई में आशा की केंद्र बिंदु हैं, उनको 3,000 रुपए दे करके उनको भी सपोर्ट करने का काम हमारे येडियुरप्पा जी ने किया है। और इसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए आपने मार्क किया है ताकि कोविड की कैलेमिटी को लड़ी जा सके और उसको जीत हासिल किया जा सके, इसका प्रयास किया है। मित्रों, इस कोविड की घड़ी में मैं एक ही बात कहूँगा, प्रधानमंत्री जी का संदेश हमने जन जन तक पहुँचाना है। और उनका संदेश है कि जब तक कोविड है तब तक सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा के माध्यम से हमारे लोगों को सेवा पहुंचाना, उनके तकलीफ में, दुख दर्द में अपने आप को शामिल करना, यही हमारी आवश्यकता है। साल भर में मैंने जैसे कहा कि हम लोगों ने अचीवमेंट हमारे अद्भुत रहे, हम लोगों ने बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए, लेकिन कोरोना की लड़ाई में भी हमने देश में मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक मिसाल कायम की है कि 130 करोड़ देश को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उसका बखूबी प्रयास किया है। यह मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था, मैंने किया है। कर्नाटक की जनता ने हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने इस डिजिटल माध्यम से मुझे सुना है। मैं उन सबको साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और स्पष्ट रूप में मोदी जी का संदेश आप तक पहुंचाता हूं कि हम सेवा में लगे रहेंगे, कोविड से लड़ेंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे देश में लोगों की सेवा में तत्पर रहेगी। यही मुझे आपको संदेश देना है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सेवा भाव से लगे रहें, अपने में कभी अहम ना पालें। पार्टी बड़ी है, बड़े काम करने के लिए बनी है, दल देश के लिए है और देश के लिए हम समर्पित हैं। हम सब लोग पूरी ताकत से लगे, यही मेरा आपको निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ಮಾನನೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ जी को बहुत बहुत ಧನ್ಯವಾದ। ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೋಧನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಓಣಿಗಳಿಂದ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿಂತು ಕೈನ ಮುಂಚಾಚಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ। आगे कर हम संकल्प लेना है। मैं जो संकल्प मैं पहले बोलता हूँ वो आप कृपया रिपीट करके वो संकल्प आप उद्धृतित करें। ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು। ನಾನು ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ
ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಗುರಿಯ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಗುರಿಯ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ, ಭಾವನೆ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯ, ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಭಾವ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ರೂಪಿಸಲು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವೆ. ನಾನು ದೇಶದ ಸ್ಥಾನೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ವೃತಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಥಾಸಂಭವ ಸ್ಥಾನೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರಿಂದ. कर्नाटक जनसंवाद रैली को संबोधित करने के लिए आपके व्यस्तता के बीच में भी कर्नाटक बीजेपी कार्यकर्ता एवं जनता को संबोधित करने के लिए स्वीकारा है, हम सबको प्रेरणा दी है. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को कर्नाटक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं. ऐसे ही इस रैली में उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर राव को जी भी धन्यवाद समर्पित करता हूं. ऐसे ही इस महासभा वर्चुअल रैली में उपस्थित वित्त सचिव जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को भी धन्यवाद समर्पित करता हूं. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರುಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸದರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಎಲ್ಲ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು
ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.